तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, हाथरस में भगदड़ हादसा था या साजिश? सुनिए सीएम योगी ने क्या बताया है। यूपी में उपचुनाव के पहले हाथरस में मची भगदड़ का पूरा सच क्या है? अखिलेश की हाथरस वाले बाबा के साथ वायरल तस्वीर का सच क्या निकला? हाथरस कांड का पूरा सच बताने वाली एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। और बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल हाथरस कांड के बाद कहां छुपा है, यह भी बताऊंगा। पूरे देश में कल से यूपी के हाथरस की चर्चा है। हाथरस में जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। 120 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई है और एक ऐसे बाबा के सत्संग में जो इस भयानक हादसे के बाद से फरार है। एक ऐसा बाबा जिसने अपना अलग मायावी संसार बनाया हुआ था और जिसके मायावी संसार में लाखों लोग दरबार में पहुंचते थे। लेकिन जब उसके भक्तों के साथ हादसा हुआ तो भक्तों के बीच होने की बजाय बाबा फरार हो गया। आज इस बाबा की पूरी कुंडली पाठशाला में खोलेंगे। ये कैसे एक मामूली कांस्टेबल से इतना बड़ा बाबा बन गया, ये ऐसे कैसे चमत्कार करने के दावे करता था कि लाखों लोग पैर की धूल लेने के लिए जान पर खेल जाते थे। बाबा के हैंडपंप का राज क्या है जिसमें से कहा जाता है चमत्कारी पानी निकलता था? बाबा के ऐसे वीडियो जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ये सब आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि हाथरस में कल यही हुआ था। बाबा के चरणों की धूल लेने में ऐसे हालात बन गए कि भगदड़ हो गई। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के सीने पर चढ़ गए। कोई रौंदा गया, किसी का दम घुट गया, किसी की हड्डी पसली टूट गई। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। मतलब गजब ही भयानक घटना घटी है। ऐसी घटना जिसे सोचकर ही कोई भी कांप जाएगा। कल तो राहत और बचाव का काम चल रहा था। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा था, उनके इलाज का इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन घायलों के इलाज के साथ साथ जो सबसे जरूरी काम है वो ये कि उन लोगों को पकड़ना जो इस भयानक घटना के गुनहगार हैं, जिनकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कह दिया था कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज मुख्यमंत्री खुद हाथरस पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में घायलों से मुलाकात की। सीएम योगी एक एक बेड पर गए और जाकर वहां पर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। घायलों और मृतकों के परिजनों से भी बात की, उन्हें सांत्वना दी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाथरस की इस घटना की पूरी रिपोर्ट लेने और घायलों से मिलने के बाद सीएम योगी ने हाथरस के इस पूरे घटना की जानकारी सबको दी। सीएम योगी ने हाथरस पर आज जो बात कही उसमें सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाथरस के इस बड़े कांड के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। यानी कल तक जो हादसा लग रहा था, क्या वो साजिश हो सकता है? जानबूझकर ऐसी घटना हुई हो, यह सवाल भी आज खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साजिश वाली बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यूपी में उपचुनाव भी होने हैं और हाथरस को लेकर राजनीति भी बहुत चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और अगर यह साजिश है तो इसकी तह तक जाएंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताऊंगा कि हाथरस में जो हुआ उसमें साजिश की बात मुख्यमंत्री योगी ने कही क्यों। इस प्रकार की घटना तो एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साजिश के एंगल को भी नहीं नकार रहे। उस एंगल से भी जांच होगी, न्यायिक जांच होगी कि जानबूझकर ऐसा हादसा हो, इसकी जमीन तो नहीं तैयार की गई। हाथरस हादसे के बाद कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे साजिश वाली थ्योरी खड़ी हो रही और जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया है।
हाथरस हादसे पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और हाथरस में कथा स्थल पर जो हालात थे उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीएम योगी को साजिश की आशंका लग रही है। जैसे हाथरस में बाबा के सत्संग के लिए 80,000 लोगों की भीड़ जुटाने की परमिशन थी, लेकिन वहां 2.5 लाख लोग पहुंच गए, यानी 3 गुने से भी ज्यादा। इसलिए सवाल है कि लाखों की संख्या में भक्त बाबा के प्रभाव में आए थे या किसी प्लानिंग के तहत वहां पर लाए गए थे। अगर इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी तो फिर इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त तैयारियां क्यों नहीं थी? भाई, बाबा के लोग ने ही 80,000 लोगों की परमिशन ली। ये बाबा कोई पहली बार तो कथा कर नहीं रहे थे। 2.5 लाख आने वाले हैं, 80,000 की परमिशन क्यों लेंगे? 80 के लिए 1 लाख आएगा, 1.25 लाख लोग आएंगे, 3 गुना ज्यादा लोग कैसे आ गए? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आए या लाए गए? यह भी बताया गया कि सत्संग को मैनेज करने वाले बाबा के सेवादार अपने आयोजन में प्रशासन को घुसने नहीं देते हैं। आखिर प्रशासन को अंदर घुसने से क्यों रोका भाई? बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के बाद बहुत देर तक प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। आकर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई क्या? अगर हाथरस में सत्संग करने वाले बाबा गलत नहीं थे तो उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो घटना के तुरंत बाद भाग क्यों गए? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं और इन्हीं सब वजहों से हाथरस के मामले को लेकर पूरे देश में अब साजिश वाले एंगल पर चर्चा चल रही। लोग कह रहे हैं कि इसे सिर्फ हादसा नहीं मानना चाहिए, इसमें साजिश का एंगल हो सकता है। आप एक बार हाथरस की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें लोग खुद कह रहे हैं कि हाथरस में भक्तों के साथ छल हुआ है। देखिए, यह हादसा कैसे हुआ? यह हादसा क्या रोका जा सकता था, या इस हादसे में कहीं ना कहीं कोई साजिश शामिल है? ये एक बड़ा सवाल निकल के सामने आया है। ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाबा है उन्होंने कहा था कि जो मेरी चरण रज लेगा वो जो है वो पार कर पाएगा, उसका जो है कल्याण होगा। ऐसे में लोग काफी ज्यादा संख्या में पीछे की तरफ से आए और उसके बाद जो सेवादार थे बाबा के, बताया जा रहा है कि प्राइवेट आर्मी की तरह बाबा के सेवादार थे, उन बाबा के सेवादारों ने लोगों को ढकेलना शुरू किया। ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज था, प्रशासन से परमिशन लेकर हुई थी, लेकिन जो भक्तों के साथ जो छल हुआ या कपट हुआ, उनको नहीं पता था कि बाबा कभी इधर से कभी उधर से कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए। ये लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं कि भाई अगर मैनेजमेंट सही होता, अगर सेवादार ठीक से काम करते तो शायद इस तरीके से यह घटना ना हो पाती। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या कोई षड्यंत्र है, इसकी तो जांच होगी। हाथरस कांड को लेकर जो पहली जांच रिपोर्ट आई उसमें कल की पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया भी गया कि वहां पे हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों भगदड़ मची। यह रिपोर्ट वहां के एसडीएम ने तैयार करके हाथरस के डीएम को दी। इस पहली रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस में सत्संग के दौरान पंडाल में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। सत्संग के बाद बाबा साकार हरि के दर्शन के लिए भीड़ बढ़ी। बाबा साकार हरि की गाड़ी के पीछे भक्त भागने लगे। बाबा साकार हरि के सेवादारों ने भक्तों से धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की के बाद भीड़ में कई लोग नीचे गिर गए। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हाथरस पहुंचे सीएम योगी ने भी यही बात कही। सीएम ने कहा कि बाबा के सेवादारों ने तो मामले को दबाने की कोशिश की और जब मामला बढ़ गया तो सेवादार वहां से भाग गए। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा कि बाबा साकार हरि हाथरस से कैसे निकला और कहां छुपा बैठा। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। जब इतना बड़ा आयोजन किया जाता है तो यह भी देखा जाता है कि भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करना है। ज्यादा भीड़ आ गई तो फिर उसे कैसे संभालना है। आमतौर पर इस तरह के धार्मिक आयोजन में अनुमान से ज्यादा भीड़ आ ही जाती है और पहली जिम्मेदारी आयोजकों की ही होती है कि वो उस भीड़ को कैसे संभालेंगे। भीड़ के आने और जाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हाथरस में ऐसा कुछ नहीं था। हाथरस से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि कैसे सत्संग में भक्तों की जान जोखिम में डाली गई।
हम आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये वो द्वार है, वो गेट है जहां से लोग अंदर जा रहे थे। बाबा के सत्संग में आए हुए लोग अंदर जा रहे थे, सत्संग में शामिल हुए थे। और एकमात्र गेट जहां से एंट्री भी और एग्जिट भी, और उस गेट को भी आप देखिए, ये गेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं यहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनके प्रवेश और उनके निकासी का द्वार जो है वो कितना छोटा सा है, आप जरा अंदाजा लगाइए। और भगदड़ तो मचनी ही थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन कल यहीं पर लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लाशें यहां पर बिछी हुई थी, क्योंकि गेट से निकलकर गाड़ी के पीछे लोग भागे थे, बाबा के पीछे। यानी आयोजकों की लापरवाही का मामला तो क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन क्या यह कोई साजिश भी हो सकती है? इस पर लगातार बात हो रही है, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि इस पर अब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि हाथरस में जिस बाबा साकार हरि का सत्संग हुआ था, उसकी राजनीतिक पहुंच भी थी। बाबा साकार हरि के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। बाबा साकार हरि और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर जनवरी 2023 की है, जब बाबा साकार हरि के कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए थे और वहां पर लोगों को संबोधित भी किया था। अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बाबा साकार हरि की तारीफ की थी। अखिलेश यादव ने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब इस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो मीडिया को ही ज्ञान देने लगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे इस मामले पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यहाँ खड़े हैं हम लोग। हाथरस में हुए हादसे पर राजनीति शुरू हुई तो अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा सब एक्टिव हो गए। प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में हुई घटना को पहले हुई घटनाओं से जोड़ दिया। प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं। लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? कभी पुल गिरने से, कभी ट्रेन एक्सीडेंट से, कभी भगदड़ से सैकड़ों मौतें होती। लीपापोती करने की बजाय सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे, मगर जवाबदेही तय होती नहीं है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति। यह प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी पूरी घटना के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के पास सारी जानकारी होती है, फिर भी भीड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताऊंगा सीएम योगी ने अखिलेश के बयान का क्या जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। हाथरस हादसे पर राजनीति करने वालों को सीएम योगी ने भी जवाब दिया। हाथरस में सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की फितरत ही होती है कि वो इस तरह के हादसों पर राजनीति करते हैं। हर इंसान ये जानता है कि बाबा साकार हरि की तस्वीरें किसके साथ सामने आई हैं। सुनिए एक बार सीएम योगी। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों
रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। सीएम योगी ने जिन रैलियों की बात कही वो शायद यही थी। ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों की हैं। प्रयागराज, फूलपुर और आजमगढ़ में अखिलेश की रैलियों में जमकर हंगामा देखा गया। कहीं समर्थक आपस में भिड़ गए थे, कहीं समर्थकों ने मंच पर ही चढ़ने की कोशिश की। सीएम योगी का इशारा कहीं इन्हीं रैलियों की तरफ तो नहीं था कि हंगामा इन लोगों की रैलियों में होता रहता है और उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी में उपचुनाव भी है और उसके पहले राजनीति भी गरमाई हुई है और साजिश के एंगल पर चर्चा भी तेज हो गई। हादसे के बाद बाबा साकार हरि का पहला बयान आ गया है। कहा गया है कि हादसे में मृतक लोगों के परिजनों के साथ हमारी संवेदना है, परमात्मा से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। बाबा साकार हरि ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई, वो भी साजिश ही कह रहे हैं और कानूनी एक्शन के लिए एक वकील को भी नियुक्त कर दिया है। बाबा साकार हरि के वकील भी कैसे साजिश की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं। हाथरस की घटना में कोई साजिश है या नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच चल रही है। हाथरस हादसे में जो एफआईआर हुई है उसमें किस किस का नाम है वो भी आपको बताता हूं। एफआईआर में बाबा साकार हरि के मुख्य सेवादार वेद प्रकाश मधुकर का नाम है। अन्य अज्ञात आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 लगाई गई। सेवादारों पर ही बाबा के सभी धार्मिक आयोजनों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। ये सेवादार धार्मिक आयोजनों में प्रशासन को भी अंदर नहीं जाने देते थे, इसलिए आयोजन में भगदड़ मची और लोग मारे गए। तो पहली जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बताई जा रही है। आयोजन में भगदड़ इसलिए मची क्योंकि आयोजन के बाद बाबा अपनी गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी के टायरों की धूल लेने की मारामारी हो रही थी, ये कहा जा रहा है। सुनिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट लेने के बाद हादसे के बारे में क्या बताया। कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा से जिस बाबा को पूजते थे, उस बाबा ने ही भक्तों की कोई सुध नहीं ली। बाबा ने भगदड़ के बाद वहां से भागना सही समझा। आपको बताता हूं कि हाथरस में सत्संग के बाद बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा कैसे वहां से निकल गया। बाबा साकार हरि दोपहर 1:40 पर सत्संग से निकल गया। बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने फोन किया। आयोजक देव प्रकाश ने बाबा को घटना की जानकारी दी। दोपहर 3 बजे से 4:35 तक बाबा की लोकेशन मैनपुरी में थी। मैनपुरी में रहने के दौरान बाबा ने 3 लोगों से फोन पर बात की। आयोजक देव प्रकाश की पत्नी रंजना से 11 मिनट बात हुई। आयोजक समिति के 2 लोगों से बाबा ने करीब 4 मिनट बात की। 4:35 के बाद से बाबा साकार हरि का फोन ऑफ हो गया। बाबा की तलाश के लिए कुल 8 जगहों पर दबिश दी गई। बाबा की तलाश के लिए 40 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। बाबा साकार हरि के हरियाणा और दिल्ली भागने की भी आशंका है। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। एक सवाल यह भी उठा कि आखिरकार एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? क्यों सेवादारों और आयोजकों के साथ साथ बाबा का नाम एफआईआर में नहीं जोड़ा गया? यह सवाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछा गया। इस पर सीएम योगी ने कहा कि अभी जांच चल रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी एफआईआर का दायरा भी बढ़ेगा। सुनिए एक बार।
एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। यानी बाबा हो या उनके सेवादार हो या कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उन पर एक्शन होगा, ये सीएम योगी कह रहे हैं। क्योंकि हाथरस में इस हादसे के बाद वहां कई लोग बाबा साकार हरि को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा साकार हरि खुद को भगवान बताते हैं, तो इतने लोगों को मरने से बचा क्यों नहीं लिया? देखिए हाथरस से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर को ये घटना घटी जब लोग सत्संग से बाहर निकल रहे थे, बाबा यहां से निकल रहे थे, जो लोग यहां बता रहे हैं, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागे और उनके चरणों के धूल को स्पर्श करने के लिए भगदड़ मची। लोग भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे और अचानक ऐसी भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे को रौंदते हुए यहां से निकलने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर कोई भी गलती ना तो प्रशासन की है ना सरकार की है, गलती है सिर्फ बाबा की। और जो इस बोर्ड पर नाम लिख रहे हैं अध्यक्ष होंगे जिन्होंने ये बुलाया था, वो इसके जिम्मेदार हैं, कमेटी जिम्मेदार है। आगे से जनता भाग रही है, भीड़ ज्यादा ही, इसलिए जो गार्ड खड़े थे यहाँ बन गए, उन्होंने पानी की बौछार करी उनके चेहरों पे, पूरे चेहरा खराब कर दिए सब, और वो गिर गए वहां से, और गिर गए खुद गए, फिर तो बाकी यही नहीं पता चला कितना। शासन प्रशासन को देखना चाहिए, जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 50,000 की परमिशन दे रहे हो, 3 लाख आदमी आ रहा है, तो ये गलती प्रशासन की नहीं है, किसकी है? ये बाबा था तो क्यों नहीं बचा पाया इनको? भगवान तू बनता है, क्यों नहीं बचा पाया इनको? अगर भगवान है तो ये जो मर गए इनको जिंदा करके दिखाएं, तो हम जानते हैं हम भगवान हैं। लोग बाबा से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने बड़े बाबा हैं, तुम लोगों की मदद क्यों नहीं की, लोगों को बचाया क्यों नहीं? हाथरस में जिस तरह की लापरवाही हुई, जिस तरह से निर्दोष लोगों की जान से खेला गया, जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाओं की जान गई, उसमें तो किसी भी हालत में इसके गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाथरस में घटनास्थल के पास अभी भी दर्जनों चप्पलें, जूते, सैंडल पड़े। महिलाओं और पुरुषों की चप्पलें हैं तो बच्चों के जूते हैं, जो अपने माता पिता के साथ सत्संग में आए थे। भगदड़ के समय अपनी जान बचाने के लिए भागते समय जूते चप्पल उनके पैरों से उतर गए। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। उसके बाद आपको बताता हूं कि बागेश्वर बाबा ने इस हादसे के बाद क्या बड़ा ऐलान किया है। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यहां पर जिन लोगों की मौत हुई थी वो किस अवस्था में, किस हालत में यहां से भागने और जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यहां पर जिन लोगों की मौत हुई थी वो किस अवस्था में, किस हालत में यहां से भागने और जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक छोटे से बच्चे का आप देखिए, ये चप्पल है, यहां देखिए एक जूते की जोड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो एक गमछा भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी महिला की ये चप्पल है। तो इसी तरीके से सड़क के किनारे, हालांकि आपको बता दें कि जो एफएसएल की टीम आई थी वो यहां से सबूतों को इकट्ठा करके ले गई है, लेकिन आप देखिए ये नीले कलर का एक जूता, छोटे बच्चे का जूता है, यानी कि इस समागम में जो लोग आए थे उसमें ये महिला का, किसी महिला का ये चप्पल है, ये किसी महिला की सैंडल है, ये किसी पुरुष का चप्पल है, और इसके बगल में आप देखिए फिर एक लाल। हाथरस में हुए हादसे के बाद अब भीड़ भाड़ वाले आयोजन को लेकर डर का माहौल दिख रहा है। बागेश्वर बाबा ने 4 जुलाई को अपने जन्मदिन के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया। भाई उन्होंने जिम्मेदारी समझी कि इतनी, आप देखिए ना उनके यहां कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते। ये बाबा बागेश्वर के बागेश्वर धाम की तस्वीर दिखा रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां भी पहुंचते हैं। बागेश्वर बाबा के अनुयायी इलाकों में है। छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा के आश्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बागेश्वर बाबा के दर्शन और उनकी कथा सुनने के लिए भक्तों का कैसे हुजूम पहुंचता है। और बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है 4 जुलाई को, ऐसे में तो भीड़ और बढ़ जाती। लेकिन बागेश्वर बाबा ने जिम्मेदारी समझी और सावधानी के लिए अपने जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया, और इसकी जानकारी खुद बागेश्वर बाबा ने दी। ये हाथरस